Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। आज राजनीति सिद्धांत की अवधारणाओं की चर्चा की श्रृंखला में हम सिटीजनशिप या नागरिकता की चर्चा करेंगे। समकालीन दौर में नागरिकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण विषय या महत्वपूर्ण अवधारणा इस लिहाज से क्योंकि नागरिक होना या नागरिक ना होना किसी व्यक्ति के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। जब मैं यह बोल रहा हूँ तो मेरा मुख्य इशारा इस ओर है कि हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जनसंख्या का एक बड़ा समूह पूरी दुनिया में ऐसा है जो किसी राज्य का या किसी देश का नागरिक नहीं है। और ऐसी स्थिति में जो जनसंख्या का यह समूह होता है वह राज्यहीन व्यक्ति के रूप में, स्टेटलेस व्यक्ति के रूप में होता है। और जब कोई व्यक्ति नागरिकता से रहित होता है तो उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप हिंदुस्तान से अमेरिका जाते हैं तो आपके पास एक पासपोर्ट और एक वीज़ा होता है जो इस बात को इंगित करता है कि आप एक ख़ास देश हिंदुस्तान के नागरिक हैं और उसके अनुसार आपके साथ व्यवहार किया जाता है। नागरिक होने का अर्थ यह भी है कि आप जिस राज्य में रह रहे हैं उससे कुछ बुनियादी अधिकारों की मांग कर सकते हैं। अगर राज्य उन बुनियादी अधिकारों को पूरा करने में असमर्थ होता है तो आप राज्य की ही एक महत्वपूर्ण संस्था न्यायपालिका के पास जा सकते हैं और उससे अपने अधिकारों को पूरा करने की मांग कर सकते हैं। इस लिहाज से यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि नागरिकता की अवधारणा कैसे उत्पन्न हुई, ऐतिहासिक रूप से इसका कैसे विकास हुआ और इसमें किस तरीके के वाद विवाद जुड़े रहे हैं, इसमें किस तरह की अलग अलग अवधारणाएं सामने आई हैं। आज की इस चर्चा में हम इन्हीं सारे पहलुओं पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि नागरिकता का अर्थ क्या है, उसके बाद इसके ऐतिहासिक विकास को समझेंगे। इसमें विशेष रूप से जो क्लासिकल नागरिकता हम कह सकते हैं या ग्रीक सिटी स्टेट में जो नागरिकता थी और वहाँ पर विशेष रूप से एरिस्टोटल की या अरस्तू के लेखन में, एरिस्टोटल को ही कई बार हिंदी लेखन में अरस्तु शब्द के रूप में वर्णित किया जाता है। तो एरिस्टोटल या अरस्तु के लेखन में जिस तरीके से नागरिकता आई उसकी विवेचना हम करेंगे। उसके बाद हम आधुनिक दौर में नागरिकता के विकास को समझने की कोशिश करेंगे और टी.एच. मार्शल ने जो समान और सार्वभौमिक नागरिकता की बात की थी उसकी चर्चा हम करेंगे और उदारवादी नागरिकता और इसकी सीमाओं की हम बात करेंगे, जिसमें कि अलग अलग तरह के जो विकल्प आए और जिस तरीके की बातें कही गई खासतौर पर मार्क्सवादी और नारीवादी विचारकों के द्वारा, उस पर हमारा ध्यान रहेगा। बहुसंस्कृतिवादी राजनीति के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे, खासतौर पर विल किमलिका द्वारा प्रस्तुत रूपरेखा के संदर्भ में। और उसके बाद हम वैश्वीकरण और विश्व नागरिकता के बारे में होने वाली चर्चाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अगर हम नागरिकता को परिभाषित करने की बात करें तो उसकी परिभाषा से इतर हमें हमेशा ही यह बात याद रखने की ज़रूरत है कि असल में हर दौर में नागरिकता जो है वो एक तरीके की समाज के शक्ति संबंधों को भी परिभाषित करती है। जिन लोगों के पास नागरिकता का अधिकार रहा है असल में वो लोग रहे हैं ऐसे जो कि समाज में शक्तिशाली स्थिति में हैं, विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति में हैं। हालांकि बाद के दौर में इसमें कुछ बहुत बदलाव भी आया, लेकिन अगर हम टी.एच. मार्शल द्वारा दी गई नागरिकता की परिभाषा से शुरुआत करें तो टी.एच. मार्शल यह कहते हैं कि जो नागरिकता है वह मुख्य रूप से एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और सामान्य सदस्यता है। यह हर किसी को राजनीतिक समुदाय के भीतर समानता और एकीकरण का वायदा करती है। समानता और एकीकरण नागरिकता का निर्माणकारी तत्व है। समानता का अर्थ ये है कि जो भी लोग नागरिक हैं वो बराबर हैं और इस लिहाज से उनके बराबर अधिकार हैं। और एकीकरण का मतलब है कि जो लोग सीमांत हैं समाज में या हाशिए पर पड़े हुए हैं या जो मुख्य धारा का भाग नहीं हैं
उन्हें भी नागरिकता में सम्मिलित किया जाए। और इसीलिए नागरिकता को एक ऐसी स्थिति के रूप में देखा जाता है जिसमें लगातार विकास हो रहा है। यानी कि एक समय ऐसा हो सकता है कि कुछ खास समूह नागरिकता के दायरे से बाहर हों, लेकिन धीरे धीरे उन्हें नागरिकता के दायरे में लाने का विचार नागरिकता की इस अवधारणा के साथ जुड़ा रहा है। और नागरिकता इस आंतरिक तर्क को अभिव्यक्ति देती है जो यह मांग करता है कि इसका फ़ायदा धीरे धीरे हर किसी को मिलना चाहिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा समतावादी होते जाना चाहिए। नागरिकता शब्द की उत्पत्ति, अगर हम नागरिकता के ऐतिहासिक विकास पर ध्यान दें तो हम यह पाएंगे कि शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सिविस और इसके ग्रीक समानार्थक पोलिटेस से हुई है, जिसका अर्थ है पोलिस या नगर राज्य का सदस्य। आज नागरिकता को जन्म के आधार पर मिले विशेषाधिकारों की जगह समान नागरिकों की व्यवस्था के रूप में समझा जाता है। तो वर्तमान दौर में ऐसा नहीं है कि नागरिकों जो नागरिक है उसके पास कुछ विशेषाधिकार होंगे, बल्कि ये माना जाता है कि जितने भी नागरिक हैं उनके कुछ समान अधिकार होंगे। और ये पूरा विकास जो है वो फ्रांसीसी क्रांति के बाद के दौर में उभर कर सामने आया। और जब आधुनिक दौर में पूंजीवाद और उदारवाद का विकास हुआ तो इसके साथ इस बात को मजबूती मिली कि नागरिकता का अर्थ है कि हर व्यक्ति के पास कुछ अधिकार होना चाहिए। और इस संदर्भ में, यानी कि नागरिकता के संदर्भ में, वर्ग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर या जातीयता के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला कि एक अवधारणा के रूप में नागरिकता का लगातार विकास होते रहा है और 1990 और 1980 के दशक में और उसके बाद के दौर में भी बहुसंस्कृतिवाद, विश्व नागरिकता, इस तरह के मुद्दे उभर कर सामने आते रहे हैं। अगर हम नागरिकता के इतिहास में जाएं, क्लासिकल अवधारणा की बात करें या गणतंत्रवादी नागरिकता की बात करें, तो यह बात सामने आती है कि जब हम गणतंत्रवादी शब्द या नागरिक गणतंत्रवादी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका तात्पर्य होता है ऐसी संवैधानिक सरकार जो प्राधिकार के मनमानेपन को रोकने के लिए शक्ति की भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित होती है। यानी कि जो शासन में है वो अपना मनमानापन ना करे, इसको रोकने के लिए नागरिक गणतंत्रवाद में इस बात पर बल दिया जाता है कि नागरिक ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें। अब अगर हम ग्रीक सिटी स्टेट्स, नगर राज्य की बात करें, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी होगी कि प्राचीन ग्रीक सिटी स्टेट्स काफ़ी छोटे छोटे होते थे और इन सिटी स्टेट्स में अपनी शासन व्यवस्थाएं होती थीं। तो नागरिकता को समझने के संदर्भ में विशेष रूप से एथेंस और स्पार्टा जैसे जो ग्रीक नगर राज्य थे, वहाँ पर एक नागरिकता की क्लासिकल संस्था की शुरुआत हुई। स्पार्टा में निरंकुशवादी शासन था, यानी कि जो शासक थे उन पर किसी तरह की रोक टोक नहीं थी, उनके पास पूरा अधिकार हुआ करता था। और एथेंस में लोकतंत्र था। लेकिन दोनों ही जगहों पर नागरिकों के कर्तव्यों पर जोर दिया गया। एथेंस में यह उम्मीद की जाती थी कि नागरिक सरकार और न्याय के कार्य में भागीदारी करें और स्पार्टा में उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे सेना में भागीदारी करें, सेना के काम में अपना हाथ बटाएं ताकि राज्य की बेहतर तरीके से सुरक्षा हो सके। तो दोनों ही स्थानों पर यह नागरिकों से उम्मीद की जाती थी कि वह जो सामाजिक व्यवस्था है या जो समुदाय की व्यवस्था है उसमें अपना हाथ बटाएं, अपनी भागीदारी करें। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में यह स्पष्ट किया कि आदर्श रूप में नागरिकता का क्या अर्थ है और उन्होंने नागरिकता की अवधारणा दी जिसमें कि वो सक्रिय नागरिक की बात करते हैं। यहाँ पर अरस्तु के विचारों के बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेना आवश्यक होगा। अरस्तु ये कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन होता है वह एक खास तरीके के प्रयोजन की तरफ आगे बढ़ता है और वह प्रयोजन एक आदर्श नागरिक बनने से संबंधित है। वो कहते हैं कि जो मनुष्य का जीवन होता है वह परिवार, गांव और नगर राज्य में 3 भागों में बटा होता है। परिवार के भीतर व्यक्ति सब कुछ हासिल नहीं कर पाता है और वह व्यक्ति जिसमें वो सिर्फ आदमी को सम्मिलित करते हैं, वो बोलते हैं कि परिवार में महिलाएं होती हैं, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं और दास होते हैं और फिर पुरुष होता है। तो पुरुष जो होता है वह बाहर निकलता है, पत्नी घर का काम देखती है, दास अपने मालिक की सेवा करता है और बच्चों की देखभाल का काम पत्नी और दास के द्वारा किया जाता है। तो मालिक गांव में जाता है, वहाँ कुछ लोगों से उसकी मैत्री होती है, दोस्ती होती है, लेकिन वह भी उसके विकास के लिए पर्याप्त नहीं होती है। फिर वह नगर राज्य में जाता है और नगर राज्य किसी व्यक्ति के जो कि मुख्य रूप से अरस्तु के लिए पुरुष है, विकास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और यहाँ पर वह नागरिकता के अधिकारों का उपयोग करता है और नागरिकता के अधिकारों के उपयोग के माध्यम से वह अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करता है।
अब यहाँ हमें कुछ एक बातों को समझने की ज़रूरत है जो कि अरस्तु के नागरिकता के विचारों को स्पष्ट करते हैं। अरस्तु या एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि नगर राज्य के दायरे में नागरिक के रूप में हर व्यक्ति को अपने विचारों को पूरी तरीके से अभिव्यक्त करने का अधिकार है और उसे अपने विचारों को अभिव्यक्त भी करना चाहिए, उसे दूसरों की बातों को भी सुनना चाहिए। और वो कहते हैं कि इसी रूप में व्यक्ति शासन करता है और शासित भी होता है, यानी कि वाद विवाद से, विचार विमर्श से जो चीज़ें सामने आती हैं उसे हर कोई स्वीकार करता है। तो एक सक्रिय नागरिकता की बात करते हैं, एक ऐसा नागरिक जो शासन व्यवस्था से जुड़े विविध पहलुओं में भागीदारी करता है और वह यह कोशिश करता है कि जो उसकी बातें हैं वो लोग माने, और अगर यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो बातचीत से जो चीज़ें सामने आती हैं उसे वो स्वीकार करता है। तो इस तरह की नागरिकता में नागरिक सक्रिय है, भागीदारी करता है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी थीं और ये सीमाएं स्पार्टा और एथेंस की व्यवस्था से भी जुड़ी हुई थीं। और ये सीमाएं क्या थीं? महिलाओं को इसमें भागीदारी लेने का कोई हक नहीं था। महिलाएं अरस्तु की पूरी रूपरेखा में परिवार तक सीमित हैं, बच्चों का लालन पालन करना उनका काम है, घर की देखभाल करना उनका काम है, पति को नागरिकता के कर्तव्य के लिए तैयार करना उनका काम है। अरस्तु कहते हैं कि महिलाएं प्राकृतिक रूप से पुरुषों से कम बुद्धि वाली होती हैं, इसलिए उन्हें घर में ही रहना चाहिए। दासों को इससे बाहर रखा गया, बच्चों को इससे बाहर रखा गया, संपत्तिहीन लोगों को इससे बाहर रखा गया। तो एक जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा नागरिकता से बाहर था। लेकिन जो क्लासिकल पूरी अवधारणा है उसका महत्व क्या है? उसका महत्व ये है कि इसमें एक सक्रिय नागरिकता की बात सामने आती है। दूसरे दौर में मध्ययुग के आते आते रोमन साम्राज्य के दौर में नागरिकता का एक अलग रूप सामने आया और इसमें ग्रीक विचारों में संशोधन किया गया। रोमन साम्राज्य की जनसंख्या में विविध समूहों को जोड़ने की जरूरत को पूरा करने के लिए नागरिकता के संदर्भ में नए आधारों को जोड़ा गया। चूँकि रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था, अलग अलग तरह के समूह थे, तो उन्हें जोड़ने के लिए कुछ नागरिकता का ऐसा प्रावधान तैयार किया गया जिससे हर कोई यह महसूस करे कि वो नागरिक है और वह मुख्य धारा से जुड़ा रहे। इसमें एक निष्क्रिय नागरिकता की संकल्पना प्रस्तुत की गई, अर्थात बहुत सारे लोगों को कानूनी नागरिकता दी गई और ये जो नागरिक थे उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया। तो उनके पास कानूनी रूप से ये कहने का अधिकार था कि वो नागरिक हैं, लेकिन वो राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी नहीं कर सकते थे, मत नहीं डाल सकते थे, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते थे। इसके अलावा महिलाओं और ग्रामीण लोगों के एक तबके को अभी भी नागरिकता के दायरे से बाहर रखा गया। और लेकिन इसके साथ ही ये उम्मीद की गई कि एक तरफ तो निष्क्रिय नागरिक हैं, लेकिन कुछ ऐसे नागरिक जरूर होने चाहिए जिनके भीतर कुछ खास तरीके के सद्गुण हों, और जो निष्क्रिय नागरिक हैं उनके भीतर भी यह सद्गुण अवश्य हो कि वो कानूनों का पालन करें और किसी भी चीज़ को ऐसी व्यवस्था के उल्लंघन के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश ना करें। इसके बाद मध्य युग का आखिरी दौर सामने आता है और फिर आधुनिक युग का शुरुआती दौर, जिसमें कि नागरिकता एक नए रूप में सामने आती है। 16वीं सदी से यह माना जाने लगा कि नागरिकता एक तरह की कानूनी हैसियत होती है। 16वीं सदी में जॉन बोदा ने नागरिकों को परिभाषित करते हुए कहा कि नागरिक वे लोग हैं जो प्राधिकार के अंतर्गत समान स्वतंत्रता और सुरक्षा पाते हैं। प्राधिकार का मतलब यहाँ पर अथॉरिटी या ऐसे लोगों से है जो शासन चलाते हैं या सरकार। हालांकि मैकियावेली जो हैं एक थिंकर, उन्होंने ये कहा कि नागरिक सद्गुण का जो आदर्श है वो बहुत ही ज़रूरी है, इसी से हम बेहतर विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं और हम यह कोशिश कर सकते, हम ये स्थिति, एक ऐसी स्थिति ला सकते हैं जहाँ पर राज्य बेहतर तरीके से काम करे। द प्रिंस में उन्होंने एक राजा या ऐसे प्रिंस की कल्पना की जो कि लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह साहसी है, लेकिन जब वो कहते हैं कि जब नागरिकों के भीतर नागरिक सद्गुण होगा तो फिर ऐसे किसी प्रिंस की ज़रूरत नहीं होगी। इस लिहाज से वो नागरिक सद्गुणों को काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन हॉब्स और लॉक ने भी निष्क्रिय नागरिकता की अवधारणा पर बल दिया। निष्क्रिय नागरिकता से यहाँ पर मतलब ये है, खासतौर पर अगर हम हॉब्स और लॉक के संदर्भ में देखें, कि व्यक्ति के पास कुछ निश्चित अधिकार हैं, राज्य को उन अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति राज्य के हर काम में भागीदारी करें। जो हॉब्स हैं वो इस बात पर बल देते हैं कि जो नागरिक होते हैं उनके जीवन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लॉक इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति की 3 बुनियादी स्वतंत्रताएं हैं, जीवन का अधिकार या जीवन की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार या संपत्ति हासिल करने की स्वतंत्रता, और कुछ बुनियादी स्वतंत्रताओं को रखने का अधिकार। अगर ये जो 3 बुनियादी नागरिक अधिकार हैं, स्वतंत्रताओं के रूप में भी और अधिकार के रूप में भी जो मौजूद हैं, अगर
राज्य इनकी सुरक्षा नहीं कर पाता है तो व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह राज्य या फिर राज्य के प्रतिनिधि सरकार के खिलाफ बगावत कर दे। यानी कि राज्य या सरकार कभी भी इन स्वतंत्रताओं में दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। तो जो मुख्य बात है वो ये कि इन दोनों लेखकों में के लेखन में यह बात सामने आती है कि जो नागरिक हैं उनके पास कुछ बुनियादी अधिकार हैं और वे उन बुनियादी अधिकारों के साथ जो नागरिक अधिकार के रूप में हैं अपना जीवन जी सकते हैं और राज्य उनसे ये अपेक्षा नहीं कर सकता है कि वो राज्य से जुड़े मामलों में सक्रिय भागीदारी करें। फ्रांसीसी क्रांति के बाद एक बार फिर से नागरिक गणतंत्रवाद का उभार हुआ। इसमें राष्ट्रवाद के विचार ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसने लोगों में एक समूह से जुड़े होने की भावना भरी। इसका मतलब यह है कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई या जो राष्ट्रवाद की भावना भरकर सामने आई उसमें यह विचार जोर पकड़ने लगा कि सभी लोग एक राष्ट्र या एक देश के निवासी हैं। राष्ट्रवाद के माध्यम से राष्ट्र को बेहतर बनाना, राष्ट्र को उन्नति की तरफ ले जाना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है और अगर व्यक्ति ऐसा करते हैं जो कि उन्हें करना चाहिए तो निश्चित रूप से वो उन्हें एक नागरिक गणतंत्रवादी आदर्श के माध्यम से काम करना चाहिए। अगर हम व्यवहारिक रूप में विभिन्न देशों में नागरिकता का अध्ययन करें जो कि उदारवाद के साथ उभर कर सामने आया, खास तौर पे अमेरिका या ब्रिटेन जैसे देशों में, तो हम यह पाएंगे कि असल में उदार नागरिकता की जो अवधारणा थी उसमें उदारवादी धारणा और नागरिक गणतंत्रवादी धारणा का मिश्रण था। यानी कि लोगों के भीतर राष्ट्रवाद की और समुदाय की भी एक भावना थी और यह भी भावना थी कि उनके पास कुछ ऐसे बुनियादी अधिकार हैं जिसमें राज्य दखलंदाजी नहीं कर सकता है। राज्य को हमेशा इन नागरिक अधिकारों का सम्मान करना पड़ेगा। यानी कि अपना धर्म मानने का अधिकार या जो 3 स्वतंत्रताओं की बात या 3 नागरिक अधिकारों की बात लॉक कहते हैं, उसमें जो तीसरा है कुछ बुनियादी स्वतंत्रताओं का अधिकार, उसी में अलग अलग तरह के अधिकार सम्मिलित हो सकते हैं जो कि अमेरिकी संविधान में बाद में मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल हुए और हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के संविधान में भी मौलिक अधिकारों के रूप में इन्हें सम्मिलित किया गया है, जिसमें कि धर्म को मानने का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार तो हिंदुस्तान के संविधान में नहीं है पर अमेरिका में है, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार है और ऐसे ही कई तरह के नागरिक अधिकार हैं जो लोगों को प्राप्त हैं। तो जो मुख्य बात है वह यह है कि एक समय था जबकि उदारवादी राज्यों के भीतर इन दोनों तरह की भावनाओं को यानी कि नागरिक गणतंत्रवादी भावना और उदारवादी नागरिकता की भावना या उसके तत्वों को सम्मिलित किया गया। लेकिन जैसे जैसे पूंजीवाद का जोर बढ़ा उदारवाद में, वैसे वैसे व्यक्ति जो हैं वो निजी नागरिकता अधिकारों पर जोर देने लगे और यह कहा जाने लगा कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन बुनियादी स्वतंत्रताओं या नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करे। और इस लिहाज से कई बार बहुत सारे जो सैद्धांतिकरण बाद के दौर में हुए उसमें इसी बात पर ध्यान दिया गया कि किस तरीके से नागरिकों के भीतर नागरिक गणतंत्रवादी मूल्यों को बढ़ाया जाए और 1980 और 90 के दशक में इस तरह के कई लेखन सामने आए जिसके बारे में हम आगे विचार करेंगे। यहाँ हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि टी.एच. मार्शल ने नागरिकता या नागरिक अधिकारों के विकास के संदर्भ में अपनी जो पूरा एक सैद्धांतिकरण दिया सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास में, उसमें उन्होंने ब्रिटेन के संदर्भ में अधिकारों के विकास की बात की और उन्होंने ये कहा कि ये 3 पीढ़ियों के अधिकार के रूप में सामने आते हैं और तीनों में से 2 ने तीसरे के लिए रास्ता तैयार किया, या हम कह सकते हैं कि पहले ने दूसरे के लिए और दूसरे ने तीसरे के लिए रास्ता तैयार किया। सबसे पहले वे कहते हैं कि 18वीं सदी में नागरिक अधिकार सामने आए। नागरिक अधिकार में संपत्ति रखने का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, इस तरीके के अधिकार सामने आए और उसके बाद 19वीं सदी में राजनीतिक अधिकार सामने आए। राजनीतिक अधिकारों में वोट देने का अधिकार, पद हासिल करने का अधिकार सम्मिलित था और 20वीं सदी में सामाजिक अधिकार सामने आए। उन्होंने ये कहा कि मुख्य रूप से जो नागरिक अधिकार थे उन्हें हम नकारात्मक अधिकार कह सकते हैं और बाद के दोनों अधिकारों को सकारात्मक अधिकार के रूप में रखा जा सकता है। यानी कि बाद के दोनों अधिकार व्यक्ति को सक्रिय रूप से कार्रवाई करने का भी मौका देते हैं और पहले अधिकार में राज्य के हस्तक्षेप को दूर रखने की बात कही जाती है। तो मुख्य रूप से जो ये सामाजिक अधिकार हैं वह लोगों को शिक्षा का अधिकार देने, उनके लिए जो एक लोक कल्याणकारी राज्य भूमिका निभा सकता है वैसी भूमिकाओं की बात करने से संबंधित हैं। तो ये 3 पीढ़ियों के अधिकार की, ये 3 जनरेशंस ऑफ राइट की जो बात टी.एच. मार्शल करते हैं,
उसकी कई स्तरों पर आलोचना भी की गई। मिसाल के तौर पर एक तो खुद मार्शल ही स्वीकार करते हैं कि जब वो ये कह रहे हैं कि 18वीं सदी में नागरिक अधिकारों का विकास हुआ, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी तरीके से 18वीं सदी में ही हुआ। कुछ हद तक वो 19वीं सदी के भीतर भी गया। उसी तरीके से अन्य अधिकारों के बारे में भी वह स्वीकार करते हैं। लेकिन इसकी मुख्य रूप से आलोचना यह की गई कि मार्शल इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि इन सभी अधिकारों को हासिल करने के लिए कितना ज़्यादा संघर्ष किया गया। दूसरा, वो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि असल में एक जगह तो ये अधिकार दिए गए यानी ब्रिटेन में, पर बाकी जगहों पर उपनिवेशवाद के माध्यम से खुद ब्रिटेन ने लोगों के इन बुनियादी अधिकारों का दमन करने का प्रयास किया। उसी तरीके से हम ये खुद देख सकते हैं कि बाद के दौर में सामाजिक अधिकारों से आगे कई अन्य तरह के नागरिक अधिकारों की बात की जाने लगी। लेकिन निश्चित रूप से हमें यह मानना पड़ेगा या हमें यह स्वीकार करना होगा, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, कि ये राजनीतिक समुदाय के भीतर एक पूर्ण और सामान्य सदस्यता की खोज के रूप में या उसे हासिल करने की प्रक्रिया के रूप में नागरिकता को परिभाषित करते हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी सही और आकर्षक वर्णन है। यानी कि वो यह नहीं कहते हैं कि अपने आप में नागरिकता एक प्राप्त की हुई चीज़ है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में है जिसमें धीरे धीरे सदस्यों को जो कि नागरिकता के दायरे से बाहर है उन्हें सम्मिलित किया जाता है और इसके बाद सभी को एक तरीके की समान शक्ति या समान अधिकार देने की कोशिश की जाती है। उदारवादी सीमाओं की उदारवादी नागरिकता और इसकी सीमाओं की हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि उदारवाद के भीतर कुछ बुनियादी स्वतंत्रताओं को या नागरिक अधिकारों को, नागरिकता के अधिकारों को हमें हमेशा ही स्वीकार किया गया। हम ये देख सकते हैं कि समकालीन उदारवाद में जो समतावादी हैं जॉन रॉल्स, उन्होंने अपनी पुस्तक अ थियोरी ऑफ जस्टिस में न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया और उसमें वह कुछ बुनियादी स्वतंत्रताओं की बात करते हैं जो दरअसल नागरिकता के अधिकारों से संबंधित हैं। उनका जो पहला सिद्धांत है वो इसी से संबंधित है कि हर किसी को इतनी अधिकतम स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जो दूसरों की वैसे ही स्वतंत्रता के साथ निभ सके। यानी कि इसमें वो मुख्य रूप से नागरिकता से जुड़े अधिकारों या नागरिकों की स्वतंत्रताओं की बात कर रहे हैं और वो इसको अपने सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। अगर हम नॉजिक की बात करें जो कि लिबर्टेरियन हैं, स्वतंत्रतावादी हैं और उन्होंने समकालीन समय में काफ़ी गहन विचार किया है कि किस तरीके से एक सीमित राज्य होना चाहिए, वो भी नागरिकों की कुछ बुनियादी नागरिक अधिकारों को स्वीकार करते हैं और वो ये बल देते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि राज्य दखल नहीं दे सकता है। असल में समतावादियों रॉल्स या डॉकिन और स्वतंत्रतावादियों मसलन रॉबर्ट नॉजिक के बीच में जो बुनियादी मतभेद है वह इस बात को लेकर है कि राज्य को आर्थिक संसाधनों के पुनर्वितरण के लिए कितनी दखलंदाजी करनी चाहिए। जहां रॉल्स और डॉकिन जैसे सिद्धांतकार राज्य को दखलंदाजी करने की अनुमति देते हैं, वही रॉबर्ट नॉजिक ऐसा नहीं करते हैं और वो बोलते हैं कि राज्य द्वारा लोगों की आर्थिक गतिविधियों में किसी तरह की दखलंदाजी एक तरीके से उनके सेल्फ ऑनरशिप या आत्म स्वामित्व का उल्लंघन होगा। लेकिन उदारवाद के भीतर हम यह कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पर इस बात पर सहमति है कि प्रत्येक नागरिक के पास कुछ अधिकार होने चाहिए और राज्य इन अधिकारों को उनसे छीन नहीं सकता है। हम अब ये कोशिश करेंगे कि कुछ जो बुनियादी रूप से समीक्षाएं आई हैं उदारवादी नागरिकता की, हम उन पर बात करें। अगर हम उदारवादी नागरिकता की समीक्षा की बात करें या उसकी आलोचना की बात करें तो उसमें मार्क्सवादी आलोचना का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि असल में हम यह कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि उदारवाद के भीतर वास्तव में एक ख़ास तरह की नागरिकता विकसित हो सकती है, क्योंकि उदारवाद के भीतर जिस तरीके की नागरिकता की परिकल्पना की जाती है उसमें समान नागरिकों की कल्पना बिल्कुल ही मिथ्या है। इसका कारण यह है कि मार्क्स और मार्क्सवाद के भीतर बहुत सारे विद्वान यह मानते हैं कि पूंजीवाद जो है वो उदारवाद पर आधारित होता है और उदारवादी जो पूरी व्यवस्था होती है उसमें पूंजीवाद के कारण कुछ लोगों का उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता है और बहुत सारे लोगों का उत्पादन के साधनों पर कोई अधिकार नहीं होता है, वो श्रमिक वर्ग के रूप में होते हैं। और जो श्रमिक वर्ग या सर्वहारा होता है उसके पास नागरिकता का अधिकार दिखावे के लिए तो हो सकता है, लेकिन कभी भी वास्तविक अर्थों में वह नागरिकता के अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता है। तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि असल में जो उदारवाद के भीतर एक तो पूंजीवाद से इसके जुड़ाव के कारण
समस्याएं हैं उसके कारण नागरिकता पूरी तरीके से विकसित रूप में सामने नहीं आ सकती है। और इसमें जो व्यक्ति की कल्पना की गई है वह भी खास तौर पे एक लॉक के विचारों में जिस तरीके से व्यक्ति की अवधारणा सामने आई और उदारवाद में जिस रूप में इसे स्वीकार किया गया, उसमें वो बोलते हैं कि असल में यह एक अहमवादी अलग थलग पड़े व्यक्ति की संकल्पना है जो अपने लिए कुछ नागरिकता का अधिकार चाह रहा है, पर व्यापक रूप में, व्यापक अर्थ में समुदाय से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो वो कार्ल मार्क्स से मान कर चलते हैं कि असल में नागरिकता की परिकल्पना हम उदारवाद और पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत नहीं कर सकते हैं। एमी बार्थलोमेयो यह मानती हैं कि मार्क्स राइट्स ऑफ मैन यानी कि आदमी या पुरुष के अधिकार, या शायद व्यापक अर्थों में व्यक्ति कह सकते हैं, भाषागत स्तर पर यहाँ मैन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और राइट्स ऑफ सिटीजन यानी कि नागरिकों के अधिकार के बीच में कार्ल मार्क्स अंतर करते हैं। मार्क्स ने फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों के बाद सामने आए सभी अधिकारों को इस आधार पर खारिज किया कि ये अधिकार अहमवादी व्यक्ति तक ही सीमित हैं जो अपने समुदाय से अलग थलग हैं। और मार्क्स इस आधार पर नागरिकों के अधिकारों की तरफदारी करते हैं कि ये अधिकार लोगों को सामुदायिक जीवन से जोड़ते हैं। इस आधार पर वे सहभागी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का समर्थन करते हैं। यहाँ कहने का मुख्य तात्पर्य यह है कि अगर हम नागरिक अधिकारों की अवधारणा की बात करें तो मार्क्स अपने आप में इसे आकर्षक विचार मानते हैं कि नागरिकों के पास अपने धर्म को पालन करने का अधिकार हो, अपने विचार अभिव्यक्ति का अधिकार हो, शासन में भागीदारी करने का अधिकार हो। लेकिन उनकी मुख्य समस्या यह है कि जिस तरह की परिकल्पना अमेरिकी संविधान में या फिर फ्रांसीसी क्रांति के बाद या फिर व्यापक रूप से उदारवादी पूंजीवादी सैद्धांतिकरण में सामने आया, उसमें हम ऐसे नागरिक की परिकल्पना ही नहीं कर सकते हैं। सिर्फ शाब्दिक रूप से कुछ चीज़ें कही जा सकती हैं, लेकिन वहाँ भी जो परिकल्पना है वो व्यक्ति एक इगोइस्ट और बिल्कुल ही अलग थलग पड़ा व्यक्ति है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नागरिकता के जो बुनियादी अधिकार हैं वो अपने आप में सारहीन हैं या उनका कोई महत्व नहीं है। मार्क्स उनके महत्व को स्वीकार करते हैं। अब अगर हम नारीवाद और नागरिकता के बीच के अंतर संबंधों पर बात करें तो नारीवाद भी उदारवादी नागरिकता की काफ़ी तीखी समीक्षा प्रस्तुत करती है और एक तरीके से एक वैकल्पिक रास्ता बताने की कोशिश करती है कि किस तरीके से एक ऐसी स्थिति लाई जा सकती है जिसमें महिलाएं भी अपने नागरिक अधिकारों का बेहतरीन तरीके से उपयोग कर पाएँ। नारीवादियों ने दो आधार पर नागरिकता की आलोचना की। पहला, उन्होंने कहा कि इसमें जेंडर अंधता की स्थिति होती है। जेंडर अंधता समाज में जड़ जमाए पितृसत्तात्मक मूल्यों पर ध्यान नहीं देती है। जेंडर अंधता का मतलब ये हुआ कि ये कहा गया कि सभी लोग समान नागरिक हैं और ये कहने के बाद यह मान लिया गया कि सभी लोग समान नागरिक हैं, लेकिन वास्तव में जो महिलाएं होती हैं उन्हें एक अलग तरह की संरचना से जूझना पड़ता है जो कि पितृसत्तात्मक संरचना है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम यह कहते हैं कि पुरुष और महिला दोनों ही अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा हासिल कर सकती हैं, यानी कि अगर उनकी इच्छा है और उनमें क्षमता है तो बाहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हैं। और ये हिंदुस्तान भी एक उदारवादी संविधान है, वहाँ पर लोगों को यह अधिकार दिया गया है। लेकिन एक लड़का जितनी आसानी से इन अधिकारों का उपभोग कर सकता है, भारत के ग्रामीण समाजों में एक लड़की उतनी आसानी से इन अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। ठीक उसी तरीके से हम कपड़े पहनने की स्वतंत्रता को भी ले सकते हैं, ठीक उसी तरीके से हम सड़कों पर घूमने की स्वतंत्रता को भी ले सकते हैं कि नागरिक के रूप में सबको ये अधिकार प्राप्त है। लेकिन हम जानते हैं कि असल में समाज में सबको ये अधिकार नहीं मिलता है। तो नारीवादी इसी पहलू पर जोर देती हैं कि एक जेंडर अंधता है, यानी कि अब जेंडर के आधार पर जो भेदभाव पितृसत्ता के द्वारा, पैट्रियार्की के द्वारा किया जाता है, उसमें बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया जाता है। और दूसरा, नागरिकता की उदारवादी अवधारणा में सार्वजनिक और निजी के विभाजन को स्वीकार किया जाता है और अमूमन निजी दायरे को नागरिकता की चिंताओं से बाहर रखा जाता है। इससे नागरिकता से महिलाओं का बहिष्करण होता है। इसका अर्थ यह है कि सार्वजनिक और निजी का मतलब ये है कि परिवार के भीतर निजी हो गया लोगों का मामला और परिवार के बाहर की दुनिया सार्वजनिक हो गई। तो क्या परिवार के भीतर महिलाओं को समान स्थिति प्राप्त है? क्या परिवार के भीतर महिलाएं अपने जीवन को बेहतर तरीके से चला पा रही हैं? क्योंकि अभी भी अधिकांश महिलाएं या बहुत सारी महिलाओं की ज़िंदगी मुख्य रूप से परिवार के दायरे से ही सीमित है। लेकिन उदारवाद या नागरिकता की अभी तरह का जितना सैद्धांतिकरण होता रहा है, उसमें परिवार को बाहर रखा गया है।
तो मोटे तौर पर इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि अच्छा परिवार के बाहर समानता हो, नौकरी लेने या शिक्षा लेने के मामले में समानता हो, लेकिन परिवार के भीतर क्या स्थिति है इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इन दो आधारों पर यानी कि पितृसत्ता की उपेक्षा करते हुए जेंडर अंधता पर और निजी क्षेत्र की उपेक्षा करने के आधार पर नारीवादियों ने नागरिकता से जुड़े विमर्शों की आलोचना की है। बहुत से नारीवादियों ने इस संदर्भ में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दिया है। और जैसे कि रॉयन वॉट ये मानती हैं कि सक्रिय और समान लिंगी नागरिकता की बात होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि नागरिकता को इतना बेहतर बनाया जाए जिससे कि ये जो लिंग के आधार पर, जो सेक्स के आधार पर एक डिवीज़न है उसको खत्म किया जा सके और पुरुष और महिलाएं दोनों ही समान रूप से नागरिकता के अधिकारों का उपभोग कर पाएँ। और इस संदर्भ में बहुत तरह के उदाहरण हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण हम ले सकते हैं राजनीति में भागीदारी करने का अधिकार। अब राजनीति में भागीदारी करने में हम जानते हैं कि पंचायती स्तर पर हिंदुस्तान में महिलाओं को 33% और कुछ राज्यों में 50% आरक्षण दिया गया, उससे उनकी भागीदारी बढ़ी, लेकिन संसद में ऐसा नहीं है। तो आखिर ऐसे कौन कौन से उपाय किए जाएं जिससे कि महिला और पुरुष दोनों ही अपने नागरिकता अधिकारों का उपभोग कर पाएँ, उपयोग कर पाएँ। और अगर हम राजनीतिक नागरिकता अधिकारों की बात करें तो चुनाव लड़ने और पद हासिल करने की स्वतंत्रता हेतु एक महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि सबको ये अधिकार मिला हुआ है, पर नारीवादी यह कहेंगी कि असल में पुरुष ही इन अधिकारों का व्यापक तरीके से उपयोग कर रहे हैं। और हम यह कह सकते हैं अपने व्यापक अनुभवों से, रोज़मर्रा के अनुभवों से, कि असल में इस बात में काफ़ी सच्चाई है। तो रायन वॉट और दूसरी नारीवादी जोर देती हैं कि एक ऐसी नागरिकता का विकास किया जाए जिसमें हर किसी के लिए बराबर स्थिति हो। और कई अन्य नारीवादी हैं जिन्होंने कहा है कि सिर्फ समान नागरिक मूल्यों का विकास ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये एक तरीके से महिलाओं को भी थोड़ा अधिकार दे दो ऐसा लगता है। तो उनका ये कहना है कि एक मैट्रियार्कल सिटीजनशिप या मातृक नारीवाद का विचार जो है वो उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और इसका अर्थ यह है मातृक नागरिकता या मैट्रियार्कल सिटीजनशिप का कि महिलाओं को पुरुषों द्वारा तय की गई राजनीति में उनकी शर्त पर शामिल नहीं होना चाहिए। इसकी जगह उन्हें अपनी विशिष्ट दक्षताओं और हितों का महत्व देना चाहिए। और इसमें कैरोल गिलिगन और सारा रुडिक जैसी जो मातृकवादी या मैट्रियार्कल फेमिनिस्ट हैं, उनका यह मानना है कि सार्वजनिक भूमिका पर जोर देने से निजी और घरेलू भूमिकाएं कमतर होती हैं। यानी कि उनका यह कहना है कि असल में नागरिकता में जो पुरुषवादी मूल्य हैं उनका विघटन करके इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि जो प्यार और हमदर्दी के आधार पर नागरिकता की नई रूपरेखा विकसित हो, जिसमें महिलाओं से जुड़े गुणों को, जिन्हें हेय माना जाता है, उन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। और इसी के आधार पर इन महिलाओं ने एक तरीके से या नारीवादी सिद्धांतकारों ने एथिक्स ऑफ केयर की बात करने की कोशिश की थी, यानी कि पूरे समाज को हमदर्दी और प्यार के आधार पर आधारित होना चाहिए, बजाय इसके या रीज़न पर, जैसा कि कई उदारवादी जोर देते हैं। तो इनका मुख्य जोर इस बात पर है, जो दूसरी धारा की नारीवादी हैं, कि एक मातृक नागरिकता या मैट्रियार्कल सिटीजनशिप का विकास हो, जिसमें कि उन मूल्यों को आगे बढ़ाया जाए जिन्हें आम तौर पर महिलाओं से जुड़े मूल्य मानकर खारिज कर दिया जाता है। दूसरे स्तर पर विभेदीकृत और बहुसांस्कृतिक नागरिकता की बात है। यह समकालीन दौर में नागरिकता से जुड़े वाद विवादों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। असल में रॉल्स के लेखन, उनकी जो किताब आई थी थियोरी ऑफ जस्टिस, उसके प्रकाशन के बाद उसकी कई आलोचनाएं हुई। समुदायवादियों ने भी उसकी आलोचना की और उन्होंने ये कहा कि उसमें सांस्कृतिक समुदाय के मूल्यों को ध्यान नहीं दिया जाता है और व्यक्ति एक अमूर्त व्यक्ति के रूप में सामने आता है। जब हम न्याय की अवधारणा की बात कर रहे थे तो हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी। अब बाद में बहुत सारे जो लेखक आए उन्होंने समुदायवादियों की आलोचना को गंभीरता से लिया और उन्होंने एक तरीके से उदारवादी नागरिकता थी जो समकालीन समय में जॉन रॉल्स के लेखन में सामने आई थी, उसकी सीमाओं को इंगित किया। इसमें आइरिस मेरियन यंग एक महत्वपूर्ण सिद्धांतकार हैं जिन्होंने एक विभेदीकृत नागरिकता या डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप की अवधारणा प्रस्तुत की। उनका ये कहना था, विशेष रूप से उन्होंने जेंडर ब्लाइंडनेस पर जोर दिया और उन्होंने ये कहा कि जो एक डिफरेंस ब्लाइंडनेस या विभेदों को लेकर आंख बंद कर लेने की प्रवृत्ति उदारवाद के भीतर है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि 100 लोगों का एक क्लासरूम है और उदारवाद
को मानने वाला एक शिक्षक वहाँ आता है और वो कहता है कि सभी लोग मेरे लिए बराबर हैं, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये सिर्फ एक उदाहरण है, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई हिंदू है या मुसलमान है, लड़का है या लड़की है, ब्राह्मण है या दलित है। लेकिन असल में जो ये विभेदीकृत नागरिकता की बात करने वाले सिद्धांतकार हैं, उनका यह कहना है कि इस तरीके की जो रूपरेखा है या इस तरीके की जो सोच है, वह लोगों के बीच में जो अंतर है उसको मिटाता नहीं है, बल्कि उसके बारे में आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि इसी आधार पर लोगों के बीच में अंतर होता है, और जब तक इन अंतरों को मान्यता नहीं दी जाएगी, वास्तविक अर्थों में नागरिकता का विकास नहीं हो पाएगा। तो आइरिस मेरियन यंग जो हैं, वह उदारवाद के भीतर एक सामान्य नागरिकता या एक जनरल सिटीजनशिप का जो एक अवधारणा है, उसकी बजाय वह इस बात पर जोर देती हैं कि ज़रूरत है कि अलग अलग समूहों के बीच जो भिन्नता है उसको मान्यता दी जाए, और उस भिन्नता के आधार को, यानी उस भिन्नता को स्वीकार करते हुए एक ज़्यादा एक गतिशील नागरिकता की अवधारणा का विकास किया जाए। विल किमलिका समकालीन समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतकार हैं, और उन्होंने मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, अ लिबरल थियोरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स पुस्तक में बहुसांस्कृतिक नागरिकता की अवधारणा प्रस्तुत की है। अब विल किमलिका जो हैं, वो उदारवादियों की जो आलोचना समुदायवादियों द्वारा की गई थी कि ये समुदाय के मूल्यों को महत्व नहीं देते हैं, उन आलोचनाओं को एक बहुसांस्कृतिक रूपरेखा में समायोजित करने का प्रयास करते हैं। विल किमलिका यह कहते हैं कि पहली बात तो उनकी जो पूरी रूपरेखा है उसमें कहते हैं कि सभी नागरिकों को कि कुछ सामान्य अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए, यानी व्यक्ति के अधिकार इसमें शामिल किया जा सकता है, अपने शिक्षा पाने का अधिकार हो सकता है, धर्म को मानने का अधिकार हो सकता है। तो जो कुछ बुनियादी उदारवादी स्वतंत्रताएं हैं उनकी हिफाजत की जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही वह इस बात पर जोर देते हैं कि विभिन्न समाजों में जो एक विविधता है, जो बहुलता है, उसको भी मान्यता दी जानी चाहिए, और ये कोशिश होनी चाहिए कि उनको समायोजित किया जाए, उनकी बातों को सुना जाए। सिर्फ एक उदारवादी रूपरेखा के अंतर्गत चीज़ों को देख लेने से बहुत बेहतरीन परिणाम सामने नहीं आ सकते हैं। तो इसमें वो कई तरह के अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, वह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक या नेशनल माइनॉरिटीज़ की बात करेंगे, वह अप्रवासियों या फिर इमिग्रेंट्स की बात करेंगे, यानी कि जो दूसरे देश से लोग किसी और देश में काम करने के लिए जाते हैं, और वह ऐसे समुदायों की बात करते हैं जिनका कि आम तौर पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। मिसाल के तौर पर जिन्हें फिजिकली चैलेंज्ड लोग कह सकते हैं, कई मामलों में वृद्ध महिलाएं या वृद्ध लोग या बच्चे, ऐसे लोग जिनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो इनका यह कहना है कि असल में इन सभी लोगों को कुछ खास तरीके का अधिकार दिए जाने की ज़रूरत है। मसलन वो कहते हैं कि जो नेशनल माइनॉरिटीज़ हैं, जो कि राष्ट्र राज्य की जो एक रूपरेखा होती है उसमें खुद को बहुत सहज नहीं पाते, उन्हें स्वशासन का अधिकार दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में वो कनाडा के क्यूबेक प्रांत के उदाहरण का विचार करते हैं। पूरा कनाडा जो है वो अंग्रेजी भाषी है, लेकिन वहाँ का सबसे बड़ा प्रांत क्यूबेक जो है वो फ्रेंच भाषी है, और उसने हमेशा ही इस बात का विरोध किया कि उस पर भी अंग्रेजी थोपी जाए, बल्कि उसने ये कहा कि वहाँ पर उसे यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो फ्रेंच को बढ़ावा दे, वहाँ जो रहने वाले परिवार हैं वो अपने बच्चों को फ्रेंच स्कूलों में भेजें। तो इनका यह कहना है कि विल किमलिका का कि जब इस तरह की कोई बड़ी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वर्ग हो या फिर नेशनल माइनॉरिटी हो, तो उसे स्वशासन का अधिकार देना चाहिए, यानी उसे यह अधिकार देना चाहिए कि वह अपने मामलों का, अपने जीवन से जुड़े विभिन्न आयामों का, पहलुओं का खुद नियमन कर सके, खुद उनकी देखभाल कर सके, उनके बारे में नियम और कानून बना सके, उनका संचालन कर सके। तो वो इस तरह के अधिकार देने की तरफदारी करते हैं। जो बहुजातीय अधिकार हैं, वो ये जो इमिग्रेंट्स हैं, जो बाहर से आने वाले जो लोग हैं, जो काम की तलाश में आते हैं, मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान के लोगों का अमेरिका जाना, या ऐसे ही कई अन्य उदाहरण हो सकते हैं। तो इन लोगों को वो एक तरीके से ये अधिकार देने की बात करते हैं कि उन्हें ऐसे लोगों के पास बहुजातीय अधिकार होने चाहिए, यानी कि अगर ऐसे लोग ये चाहते हैं कि वे अपने त्यौहार मनाएं, अगर ऐसे लोग ये चाहते हैं कि उनके जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनको भी महत्व मिले, तो उसके लिए विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। विशेष प्रावधान से उनका अर्थ क्या है? विशेष प्रावधान से उनका अर्थ यह है कि उनको अलग से अपने सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करने पर जोर देना चाहिए। इस संदर्भ में एक बहुत ही
प्रचलित शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो कि एंग्लो कॉन्फर्मिटी या आंग्ल अनुरूपता के रूप में सामने आती है। एंग्लो कॉन्फर्मिटी का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका या ब्रिटेन में जाता है तो वो उसके ऊपर ये दबाव रहता है कि वो वहाँ के मूल्य के अनुसार ही खुद को ढाल ले, और ये किसी भी समाज में हो सकता है। एक हिंदू समाज में ये दबाव हो सकता है कि जो अल्पसंख्यक तबका है वो खुद अपने आचार व्यवहार में उसी तरीके से दिखे, भले ही उदारवादी व्यवस्था यह कहे कि उसे अपने हिसाब से रहने का अधिकार है, लेकिन एक कॉन्फर्मिटी का, एक अनुरूप बहुमत के हिसाब से दिखने का दबाव होता है। तो ऐसे स्तरों पर ऐसे लोगों के लिए विल किमलिका का यह कहना है कि उन्हें अपनी व्यवस्था को खुद से संचालित करने का, अपने त्यौहार मनाने का विशेष अधिकार दिया जाना चाहिए। और तीसरे स्तर पर जो विशेष प्रतिनिधित्व अधिकार है उसकी बात करते हैं, यानी कि जो ऐसे समूह जो कि आम तौर पर प्रतिनिधि निकायों में अपने प्रतिनिधियों को नहीं भेज पाते हैं, उनके लिए रिप्रेजेंटेशन का, सामान्य प्रतिनिधित्व का विचार किया जाना चाहिए। यहाँ एक चीज़ हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि विल किमलिका या बहुसंस्कृतिवाद के उनकी रूपरेखा की कई स्तरों पर आलोचना भी हुई है। विल किमलिका यह कहते हैं कि अगर एक ऐसी स्थिति आती है कि समुदाय के मूल्य और व्यक्ति के मूल्य में टकराव हो तो व्यक्ति के स्वतंत्रताओं को महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन असल में यह चीज़ इतनी सरल है नहीं, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुसंस्कृतिवाद का जो पूरा दावा है वो पूरी तरीके से उदारवाद के पक्ष में चला जाता है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से जो सांस्कृतिक आचार व्यवहार हैं जो कि पुरातनपंथी हैं, नकारात्मक हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता में दखलंदाजी करते हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा। और ये बहुसंस्कृतिवाद के लिए हमेशा से ही एक चुनौती बनी रही है कि वह इन चीज़ों से कैसे निपटे। मिसाल के तौर पर हमारे देश में भी जब अभी सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस मुद्दे पर जब वाद विवाद हो रहा था तो उसमें यही तर्क सामने आ रहा था कि यह एक समुदाय के मूल्य से जुड़ी हुई बात है और इसमें राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो हमेशा ही यह एक तनाव का बिंदु रहता है कि समुदाय के मामलों में राज्य किस सीमा तक हस्तक्षेप करे। दूसरे स्तर पर भिखु पारेख यह कहते हैं कि विल किमलिका की जो पूरी संकल्पना है वो ऐसा लगता है मानो कि नियम के हिसाब से कुछ चीज़ें बना दी गई हैं कि अच्छा इस समुदाय को ये अधिकार दे दो, उस दूसरे समुदाय को दूसरे तरीके का अधिकार दे दो, और तीसरे तरह के समुदाय के लोगों को तीसरे तरह का अधिकार दे दो। लेकिन भिखु पारेख का कहना है कि ज़रूरत इस बात की है कि लोगों के बीच में एक तरीके के समन्वय या संवाद को भी बढ़ावा दिया जाए, यानी कि इस बात को स्वीकार किया जाए कि इस तरीके के नियम या इस तरीके के कानूनी प्रावधान जरूरी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी यह है कि लोगों के बीच में संवाद हो, जिससे कि लोग आपस में एक तरीके के साझा मूल्यों का विकास कर पाएँ या एक दूसरे की संस्कृति को, एक दूसरे के परंपराओं को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो बहुसंस्कृतिवादी नागरिकता की जो पूरी अवधारणा है, हम यह कह सकते हैं कि ये हाल फिलहाल के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में सामने आया है और उसने नागरिकता से जुड़े विवादों को सही तरीके से सुलझाने की कोशिश की है। 1980 के दशक के बाद के दौर में नागरिकता से जुड़े वाद विवादों में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह भी हुआ कि नागरिक गणतंत्रवादी विमर्श की भी फिर से वापसी हुई। और नागरिक गणतंत्रवादी विमर्श की वापसी के पीछे कई तरह के कारण थे। एक बड़ा कारण यह था कि उदारवादी राज्यों में, खासतौर पश्चिमी उदारवादी राज्यों में, लोगों की जो अपने नागरिक कर्तव्य थे उनसे एक तरीके से उनका जुड़ाव कम होने लगा, और पश्चिमी देशों में लोगों ने लोकतंत्र को वोट डालने तक ही सीमित मान लिया, और वो राज्य से बहुत सारी चीज़ों की उम्मीद करते थे, पर एक तरीके से राज्य से या राज्य से जुड़ी गतिविधियों से या समाज से जुड़े विभिन्न पहलुओं से उनका जुड़ाव कम होने लगा। तो ऐसे स्थिति में भी एक तरीके से एक नागरिक गणतंत्रवादी धारा उभर कर सामने आई, और उसमें दो तरह की धाराएं थीं। पहली धारा जो है वो कमज़ोर लोकतंत्र के प्रति उदासीनता के रूप में सामने आती है, और उससे एक निपटने का उससे उबरने के रास्ते के रूप में कुछ लोगों ने इसमें अपने सैद्धांतिकरण दिए। शांतल मोफ ने इस बात पर जोर दिया कि एक लोकतांत्रिक समुदाय का निर्माण होना चाहिए जिसमें लोग पूरे समुदाय से जुड़े विषयों पर बात करें और राज्य के सामने अपनी मांगें रखें। मोफ ये मानते हैं कि ऐसा यह जो समुदाय होता है वह ऐसे नागरिक समाज से अलग होता है जहाँ पर लोग सिर्फ अपनी समस्याएं रखते हैं। यानी कि एक तो लोग नागरिक समाज का निर्माण करते हैं जहाँ पर वो अपनी नागरिक समाज के सदस्यों के रूप में ऐसे संस्थाओं से जुड़ते हैं जहाँ पर उनकी समस्याएं सामने आ पाती हैं,
और वो यानी कि अगर वो शिक्षक हैं तो शिक्षकों की समस्याएं सामने आ पाएँ। लेकिन शांतल मूव जो है वो उससे आगे जाने की बात करते हैं और वो कहते हैं कि एक ऐसे राजनीतिक समुदाय का निर्माण होना चाहिए जहाँ पर लोग व्यापक रूप से राज्य के सामने अपनी मांगें रखें, लेकिन वो जो राजनीतिक या लोकतांत्रिक समुदाय के सामने जो समस्याएं हैं उनकी भी बात करें और उनको सुलझाने की तरफ ध्यान दें। और इसी संदर्भ में माइकल वॉल्जर ने नागरिक समुदाय या नागरिक समाज के संगठनों को की भूमिका को बढ़ाने पर जोर दिया है और यहाँ पर वे आलोचनात्मक साहचर्यवाद की स्थापना पर बल देते हैं। आलोचनात्मक साहचर्यवाद या क्रिटिकल एसोसिएशनलिज्म, इसका अर्थ यह है कि लोग नागरिक समाज के संस्थाओं में के रूप में खुद आपस में जुड़ें और इन संस्थाओं से जुड़ने के बाद वे एक तरीके के आलोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करें। साथ ही साथ वे अपने जो अलग अलग तरह की समस्याएं हैं उसको एक दूसरे से बांटें और इसके आधार पर वह एक ऐसी स्थिति का विकास करें जिसमें कि जो भी लोग ऐसे संस्थाओं से जुड़े हुए हैं उनमें आलोचनात्मक प्रवृत्ति हो और वो नागरिकता को सिर्फ एक नकारात्मक अधिकारों तक ही ना मान लें कि कुछ हमारा एक दायरा है जहाँ पर किसी का हस्तक्षेप ना हो, बल्कि इससे आगे बढ़ते हुए वो पूरी व्यवस्था को आलोचनात्मक नज़र से देखें और उसके हिसाब से नागरिकों के अधिकारों की बात करें और नागरिकों के रूप में अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करें। दूसरी धारा जो है उसमें एलिसडेयर मैकेंटायर और सैंडल जैसे समुदायवादी लोग हैं। ये ऐसे सिद्धांतकार हैं जिन्होंने उदारवाद की इस बात के लिए तीखी आलोचना की कि वह एक अमूर्त व्यक्ति की अवधारणा प्रस्तुत करता है। यह अमूर्त व्यक्ति यानी कि एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल जो है उदारवाद में इस रूप में सामने आता है जिसका कि अपने समुदाय से, अपने समुदाय के इतिहास से, अपने समुदाय के मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। तो इनका ये कहना है कि असल में एक पॉलिटिकल सॉलिडेरिटी या राजनीतिक एकजुटता स्थापित होनी चाहिए और एक तरीके से जो अधिकार की राजनीति है उसके बजाय सामान्य हित की राजनीति पर जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अधिकार की राजनीति में हर व्यक्ति अपने अपने अधिकारों की बात करता है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि एक ऐसे सामान्य हित की राजनीति स्थापित की जाए जहाँ पर सभी लोग एक समुदाय के रूप में समुदाय के हित के बारे में सोचें और वह माने कि समुदाय के हित में ही उनका हित है। तो एक लिहाज से ये राजनीतिक अनुदारवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो मानते हैं कि व्यक्ति की जगह समुदाय पर जोर दिया जाना चाहिए। और जो ये सोच है उसे हम ये देख सकते हैं कि इसमें गणतंत्रवादी मूल्य इस रूप में शामिल है कि यह नागरिकों की भागीदारी पर जोर देता है, लेकिन इस भागीदारी के साथ ही साथ नागरिकों को समुदाय को प्राथमिकता देने पर जोर दिया जाता है। और इस तरीके की नागरिकता पर जोर देने की प्रवृत्ति हम ये देख सकते हैं कि हाल फिलहाल के दौर में बहुत सारे देशों में सामने आई है, जहाँ पर नागरिकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे अपने व्यक्तिगत अधिकारों से ज़्यादा देश की भलाई पर, समाज की भलाई पर ध्यान दें। और इसके अपने नकारात्मक पक्ष भी हैं। इसका अपना नकारात्मक पक्ष यह है कि एक तरीके से यह व्यक्ति के अधिकारों की बात को नेपथ्य में ले जाता है या थोड़ा पीछे कर देता है, और इससे इस बात का खतरा होता है कि जो समुदाय में बहुमत या बहुसंख्यक तबका है उसके जो मूल्य हैं उसको प्राथमिकता मिले। और जब ऐसी स्थिति होती है तो इस बात का खतरा होता है कि जो समूह अल्पसंख्यक होते हैं उनके जो नागरिकता के अधिकार हैं उनकी उपेक्षा की जाए, उनके साथ अपेक्षित व्यवहार ना किया जाए। तो इसके उभार की पूरी परिस्थिति जो है वो उदारवादी नागरिकता की सीमाओं में सन्निहित है। यानी कि उदारवादी नागरिकता जब कमज़ोर हुई या जब उसके कारण से नागरिक बहुत पीछे हटने लगे और वो राज्य की गतिविधियों में भागीदारी नहीं कर रहे थे, तो नागरिक गणतंत्रवाद का ये जो एक ठोस रूप है या ज़्यादा सख्त रूप है वह उभर कर सामने आता है। अगर हम वैश्वीकरण के दौर में नागरिकता की बात करें तो हम यह पाएंगे कि असल में वैश्वीकरण के कारण नागरिकता ज़्यादा सार्वभौमिक संकल्पना के रूप में सामने आई है। मिसाल के तौर पर अगर हम यास्मीन सोयसल की बात करें तो वे यह तर्क देती हैं कि वैश्वीकरण ने नागरिकता की एक नई और ज़्यादा सार्वभौमिक संकल्पना को बढ़ावा दिया है। और इस बात में काफ़ी सच्चाई भी है। अगर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से देशों के बीच में लोगों का आना जाना बढ़ा है,
किस तरह से हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी अमेरिका में रहकर काम करती है और किस तरीके से हिंदुस्तान के लोग अमेरिका में बने हुए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, या किस तरीके से वहाँ के जो स्टार होते हैं वो हिंदुस्तान या दूसरे अन्य देशों के लोगों के लिए भी आकर्षक बन जाते हैं। तो हम ये कहेंगे कि एक ऐसी भावना बढ़ी है जहाँ पर एक देश की सीमा रेखा के बीच ही सारे सोच विचार नहीं चल रहा है, बल्कि लोगों के आकर्षण का केंद्र, लोग जिस तरीके से खुद को बनाना चाहते हैं उसके आदर्श देश से बाहर भी जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक देश या एक राष्ट्र राज्य से जुड़ी हुई नागरिकता की अवधारणा काफ़ी लचीली हुई है। और इसमें दूसरा स्तर है कि यूरोपीय यूनियन जैसी संस्थाओं का उभार हुआ और कई बार उन देशों ने कोशिश की कि एक दूसरे के यहाँ आने जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत को कम किया जाए या उसको बिल्कुल अप्रासंगिक बना दिया जाए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्होंने नागरिकता को थोड़ा विस्तार दिया है और उन्होंने राष्ट्र राज्य की सीमाओं से परे इसको ले जाने में भूमिका निभाई है। लेकिन हमेशा ही हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के सारे घटनाक्रमों की, इस तरह के सारे विकास की कुछ सीमाएं भी हैं। सीमा इस रूप में कि ऐसा होने के बावजूद हम यह कह सकते हैं कि एक तरह का तनाव बरकरार है राष्ट्र राज्य के भीतर की सीमा और वैश्विक नागरिकता के अधिकार के बारे में। वैश्विक नागरिकता एक आदर्श के रूप में मौजूद है, लेकिन हकीकत यह है, जैसा कि हम लोगों ने नागरिक गणतंत्रवाद की दूसरी धारा के संदर्भ में देखा, कि विभिन्न देशों में राष्ट्र राज्य के भीतर समुदाय को लेकर नागरिक गणतंत्रवादी धारा मजबूत हुई है। यानी कि अगर हम ट्रंप के चुनाव अभियानों को देखें, डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियानों को संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो हम ये पाएंगे कि असल में जो ट्रंप का जो पूरा चुनाव अभियान था, उस चुनाव अभियान में देश के भीतर देश के लोगों के अधिकारों की बात कही गई थी और वो एक तरीके से बाहरी लोगों के आने, उनको यहाँ अमेरिका में काम देने और उसके कारण से अमेरिका के खुद के लोगों पर होने वाले नुकसानों पर बहुत जोर दिया गया था। उसी तरीके की कई प्रवृत्तियाँ दूसरे देशों में भी मिल सकती हैं। यूरोपीय यूनियन की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती है। वहाँ पर बहुत सारे देश जो हैं वो यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलना चाहते हैं, या कम से कम वो ये ज़रूर चाहते हैं कि ऐसी स्थिति ना आए कि उनके अपने देश के जो नागरिक हैं उनके नागरिक अधिकारों पर सीमा लगे या उनके नागरिक अधिकार सीमित हों। तो जो वैश्विक नागरिकता की बात है या जो वैश्वीकरण के कारण नागरिकता पर पड़ने वाले प्रभावों की बात है, उस संदर्भ में हमें यह ध्यान रखना होगा कि निश्चित रूप से इससे कुछ बदलाव आए हैं। वैश्विक नागरिकता की बात होने लगी है। वैश्वीकरण के कारण कई तरह के सकारात्मक और कई तरह के नकारात्मक बदलाव भी हुए हैं, लेकिन हम यह नहीं मान सकते हैं कि इसके कारण जो एक राष्ट्र राज्य के भीतर की नागरिकता है वो पूरी तरीके से अप्रासंगिक हो गई है, बल्कि कई मामलों में वो ज़्यादा मजबूत हुई है। मिसाल के तौर पर मैंने अभी अमेरिका का उदाहरण दिया। अपने देश में हम देख सकते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हों या फिर रोहिंग्या मुस्लिम हों, इस तरीके के जब मुद्दे आते हैं तो व्यक्ति काफ़ी जो नागरिक हैं हिंदुस्तान के, वो काफ़ी गंभीरता से इन मुद्दों को लेते हैं और इसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि इससे हिंदुस्तान के नागरिकों के अधिकारों को चोट पहुंच सकती है अगर बाहर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो दोनों ही प्रवृत्तियां एक साथ चली हैं और कई बार ऐसा लगता है कि वैश्वीकरण जो है वो नागरिकता पर थोड़ा प्रभाव डाल रहा है और उसको वैश्वीकृत कर रहा है, लेकिन असल में इसके विपरीत कई घटनाक्रम भी सामने आते हैं। अगर हम नागरिकता की भारतीय संदर्भ में बात करें या तीसरी दुनिया में नागरिकता की बात करें, तो हम यह देखेंगे कि जो नागरिकता है वो उसकी जो शुरुआत में मैंने कहा था कि असल में नागरिक कौन है, नागरिकता का अधिकार किसके पास है, ये सब कुछ एक समाज की शक्ति संरचना या पावर स्ट्रक्चर पर भी निर्भर करता है। यानी अगर प्राचीन ग्रीक सिटी स्टेट में महिलाओं को, दासों को नागरिकता से बाहर रखा गया था, तो वो उस समय की सत्ता शक्ति संरचना को दिखाता था। ठीक उसी तरीके से जब तक कि 20वीं सदी के मध्य तक जब इंग्लैंड में महिलाओं को वोटिंग अधिकार नहीं मिले, तो वो भी इंग्लैंड की सत्ता संरचना को दिखाता था। तो कई ऐसे सिद्धांतीकरण हुए हैं जिनमें इस बात पर जोर दिया गया है कि भले ही हिंदुस्तान जैसे देशों में सभी लोगों को संविधान के द्वारा नागरिक अधिकार दे दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के पास समान रूप से ये अधिकार मौजूद हैं।
यानी कि एक ऐसा तबका है जो आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत है, वो संविधान में दिए गए नागरिकता अधिकारों का बेहतरीन तरीके से उपयोग कर सकता है। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा है जिसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि वह इन नागरिक अधिकारों का सही तरीके से उपयोग नहीं कर सकता है। तो जैसे पार्थ चटर्जी ने इस संदर्भ में नागरिक समाज यानी कि सिविल सोसाइटी और राजनीतिक समाज पॉलिटिकल सोसाइटी के विभाजन की बात कही है। और पॉलिटिकल सोसाइटी में वो लोग हैं जो कि संविधान के द्वारा तो नागरिक हैं, लेकिन वास्तव में वो नागरिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो और इसके ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू जो हम लोगों ने कहा, जो मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताने की कोशिश की, कि नागरिकता लगातार एक गतिमान अवधारणा है। यानी कि जो समूह हाशिए पर हैं वो भी धीरे धीरे नागरिकता के दायरे में आते हैं और वो एक तरह की प्रगति होती रहती है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो LGBT राइट्स की बात करते हैं, यानी कि गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों की जब हम बात करते हैं, तो काफ़ी लंबे समय तक उनके यौनिक जीवन को, उनकी यौनिक गतिविधियों को एक अपराध की श्रेणी में रखा गया। लेकिन और वो एक औपनिवेशिक कानून था। लेकिन धीरे धीरे सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस चीज़ को माना है कि उनको भी अपना जो सेक्सुअल लाइफ है अपने हिसाब से जीने की आज़ादी है। तो ये एक तरीके से जो सबसे बुनियादी अधिकार है किसी भी नागरिक का, उसको मान्यता काफ़ी समय बाद मिली और एक लंबे संघर्ष के बाद मिली। तो हमें यह ध्यान रखना है कि नागरिकता की जो पूरी अवधारणा है वह एक गतिमान अवधारणा है। और सिर्फ जब हम नागरिकता की बात करते हैं तो हमें सैद्धांतिक स्तर के साथ साथ व्यवहारिक रूप से मौजूद चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। उससे हमें एक समाज की सत्ता संरचना को समझने में मदद मिलती है और उसके आधार पर हम नागरिकता की ज़्यादा गत्यात्मक, ज़्यादा गतिशील, ज़्यादा जीवंत संकल्पना का विकास कर सकते हैं। तो आज की इस परिचर्चा में हमने यह कोशिश की कि शुरुआती दौर से लेकर, यानी कि ग्रीक सिटी स्टेट से लेकर वर्तमान समय तक जो नागरिकता के संदर्भ में मुख्य वाद विवाद हुए हैं उसके बारे में एक समझ बनाएं। और हमने यह भी देखने की कोशिश की कि किस तरीके से नागरिकता की जो पूरी अवधारणा है वह अन्य सभी अवधारणाओं की तरह, जो हमने स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार इत्यादि की बात की है, एक गतिशील अवधारणा है और इसमें हमेशा ही कुछ नए तरीके के आयाम जुड़ते रहे हैं और कुछ नए तरीके की विवाद भी सामने आते रहे हैं। तो अन्य अवधारणाओं की तरह यह भी एक गतिशील अवधारणा है और हमें इसे इसी रूप में समझने की आवश्यकता है। आज की यह चर्चा मैं यहीं रोकना चाहूँगा। अगले चर्चा में हम एक अन्य विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।